अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त जिलानी। दोस्तों, एसआईआर के सिलसिले में कल जो मैं वीडियो एक बनाया था फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के ताल्लुक से, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे व्यूज, कमेंट्स और शेयर्स हो रहे। थैंक यू फॉर माय सब्सक्राइबर्स। मेरे सब्सक्राइबर्स को, फॉलोवर्स को तहे दिल से मैं शुक्रिया कहता हूं। इसी सिलसिले में आज ईनाडू में एसआईआर के ताल्लुक से एक न्यूज आया, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। సర్ నోటీసు వస్తే ధృవపత్రం చూపించాల్సిందే, అప్పుడే ఓటును కాపాడుకోవచ్చు। 17న ముసాయిదా జాబితా రోజు వివరాల వెల్లడి, వయస్సుల వారీగా 3 వర్గాలుగా విభజన। अगर सर एसआईआर की नोटिस आपको आ गई तो क्या करना? डॉक्यूमेंट बताना जरूरी है क्या? क्या डॉक्यूमेंट बताना है? इसके ताल्लुक से एक है। तो अब अगस्त की 17 तारीख के दिन ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के तरफ से तेलंगाना का ड्राफ्ट इलेक्टोरल रिलीज होगा। उसके बाद जो है, अब डाउट ऐसे మా పేరు ఓటరు జాబితాలో ఉందా, అసలు मेरा नाम वोटर के लिस्ट में है या नहीं, अपना नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1। ప్రత్యేక సమగ్రన సవరణ నోటీసులు వస్తే ఏం చేయాలి? अगर एसआईआर की नोटिस आ गए तो क्या करना चाहिए? అసలు ఓటు లేకుండా పోతుందా? అసలు वोट नहीं है जैसा डिलीट कर देते क्या चले जाता क्या हमारा वोट? क्वेश्चन नंबर 3। ఏ ధృవపత్రం చూపాలి, कौन सा डॉक्यूमेंट बताना? क्वेश्चन नंबर 4। పత్రం సరిగ్గా నింపలేదని నోటీస్ వస్తే ఏం చేయాలి? अगर डॉक्यूमेंट हम फिलअप बराबर नहीं करे, हमको नोटिस आई तो जब क्या करना? ऐसे सवालात ఇలా చాలా మంది ఓటర్లో సందేహాలు ఉన్నాయి। बहुत लोगों के दिलों में ऐसा डाउट है। तो तेलंगाना स्टेट में 3 करोड़ 38 लाख 3 करोड़ 38 लाख वोटर्स है। तो इसमें 2 करोड़ 64 लाख अपना एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओस को दिए, सबमिशन कर दिए। और इसमें वोटा टेढ़ा है सो, नाम है सो, गलत है सो, इसमें 60 लाख लोग हैं। अब ये पूरे लोगों को नोटिस आने वाली है अगस्त की 17 तारीख के बाद, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आने के बाद। तो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आने के बाद में क्या करना है, कैसा करना है, किस तरह से नोटिस आती, ये आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को डाउट है इसके ताल्लुक से, तो ये वीडियो आप गौर से सुनिए। ఎస్ఐఆర్ 2002 తో మ్యాపింగ్ అయి సరిగ్గా ఉన్న ఓటర్లు, నోటీసులు అందుకున్న ఓటర్లు వివరాలు తెలుస్తాయి। మీరు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సూచించిన 12 గుర్తింపు కార్డులు ఒకటి। सो गवर्नमेंट सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो भी दिए 12 डॉक्यूमेंटों में आपको डॉक्यूमेंट्स बताना रहता। वो डॉक्यूमेंट आप 12 क्या है और कैसा बताना, ये बोले तो 1987 जुलाई 1 तारीख से अगर कोई भी पहले उसके उनका डेट ऑफ बर्थ है 1987 जुलाई 1 से अगर किसका भी डेट ऑफ बर्थ है एसआईआर के सिलसिले में, आप फॉर्म एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करें। गौर से सुनिए, 1987 जुलाई 1 से जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1987 जुलाई 1 से पहले है, वो लोग 12 डॉक्यूमेंटों में कोई भी एक डॉक्यूमेंट बताना चाहिए। कैटेगरी 1 है। 1987 जुलाई 1 से जो भी पैदा हुए उनका कैटेगरी 1 एक ही डॉक्यूमेंट बताना है 12 डॉक्यूमेंटों में से। और 1987 जुलाई 1 से लेके 2004 दिसंबर 2, 1987 जुलाई 1 के बाद से 2004 दिसंबर 2 तारीख तक जितने भी लोग का डेट ऑफ बर्थ है, वो लोग कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड के साथ उनके वालिद और वालदा का डेटा बताना जरूरी है। 1987 जुलाई 1 से लेके दिसंबर 2004, 2 दिसंबर 2004 के दरमियानी में जितने भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, ये टेन्यूर में जो भी पैदा हुए, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ अपने वालिद और वालदा का डॉक्यूमेंट पेश करना जरूरी है। फर्ज करिए 1990 जुलाई में किसी का भी बर्थ हुआ या डेट ऑफ बर्थ है उनका, तो उन्होंने क्या करना बोले तो 1990 का उनका डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ उनके प्रूफ एविडेंस के साथ साथ उनके वालिद और वालदा का प्रूफ सबमिट करना। अब इसके बाद 2004 दिसंबर 2 तारीख के बाद जो भी पैदा हुए उन्होंने क्या करना बोले तो 2004 दिसंबर 2 तारीख के बाद पैदा हुए इस वाले उनका भी बताना है कार्ड, और उनके वालिद वालदा का भी सेम 1987 कैटेगरी 2 में जो आ रहा वो कैटेगरी 3 वालों को भी अप्लीकेबल होता है। 3 कैटेगरी से। अब ये 12 डॉक्यूमेंट क्या है बोले तो కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు पीएसयू उद्योगुలు లేదా पेंशनर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अगर एम्प्लॉइज थे तो वो लोगों का कार्ड बताए तो, आइडेंटिटी कार्ड बताए तो बस है। और डॉक्यूमेंट नंबर 2, 1 जुलाई 1987 से पहले कोई भी अगर गवर्नमेंट
ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे या बैंकों में काम करते थे या पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, एलआईसी में काम करते थे या कोई लोकल कॉर्पोरेशन में काम करते थे, तो वो उसमें काम करने वाला आईडी कार्ड। तो चलो डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 चले जाता, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वालों के लिए ही अप्लीकेबल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो थे। तो 2 हट गए। तो డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 3 ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన అధికారితో జారీ చేసిన जनन ध्रुवीकरण पत्र। डॉक्यूमेंट नंबर 3 में आपको बर्थ सर्टिफिकेट आ रहा, रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफिसर दिया सो बर्थ सर्टिफिकेट इच। डॉक्यूमेंट नंबर 4 में पासपोर्ट आ गया। డాక్యుమెంట్ నంబర్ 5 में గుర్తింపు పొందిన బోర్డులు విశ్వవిద్యాలయాలు జారీ చేసిన మెట్రికులేషన్ లేదా ఇతర విద్యార్హత పత్రాలు। डॉक्यूमेंट नंबर 5 में एसएससी या इंटरमीडिएट या डिग्री कोई भी एक सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट नंबर 6 में संबंधित अधिकारी जारी చేసిన శాశ్వత నివాస ధృవీకరణ పత్రం, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ये परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए मुतालिबा हम लोग करे थे गवर्नमेंट से, लेकिन फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट दिया गया, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट दिया नहीं गया तेलंगाना में। तो डॉक्यूमेंट नंबर 6 में वो आ गया, तो ये भी तेलंगाना वालों के पास नहीं है। डॉक्यूमेंट नंबर 7 अटवी हक्कुला ध्रुवीकरण पत्रम। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो भी लोग रहते या फॉरेस्ट में रहते वो लोगों के लिए है, ये हट गया। डॉक्यूमेंट नंबर 8 में कुल ध्रुवीकरण पत्र यानी कि कैस्ट सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट नंबर 9, अब कैस्ट सर्टिफिकेट बोलते बीसीई में एससी एसटी वालों का कैस्ट सर्टिफिकेट रहता, बीसी वालों के पास कैस्ट सर्टिफिकेट रहता। अब वो तेलंगाना स्टेट में मी सेवा में अप्लाई करके मंडल तहसीलदार से लिए जो कैस्ट सर्टिफिकेट है, फिर वो कैस्ट सर्टिफिकेट को वैलिड है बोलते या इनवैलिड है बोलते, जैसा अब पर फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट को बोल दिया वैसा बोलते, वो आने वाले दिनों में मालूम होता। डॉक्यूमेंट नंबर 10 में क्या है, सॉरी डॉक्यूमेंट नंबर 9 में जातीय पौर पट्टिका एनआरसी ఎక్కడైనా అమలు ఉంటే, अगर एनआरसी अगर अप्लीकेबल है तो तेलंगाना में तो एनआरसी अप्लीकेबल डॉक्यूमेंट नहीं है, 9 भी हट गया। 10 రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా స్థానిక సంస్థలు జారీ చేసిన కుటుంబ రిజిస్టర్ పత్రం। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर 10 फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जो तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से 25 तारीख को परसों लास्ट मंथ 25 को जुलाई 25 को जियो आया, फिर फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट अपन 40-40 रुपए गवर्नमेंट फीस ऐलान करी, तो 100 रुपए देख के लाइन में ठहर के मी सेवा में अप्लाई करे। तो कल वो अल्हम्दुलिल्लाह परसों 2 दिन पहले ये डॉक्यूमेंट इनवैलिड है बोल के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बोल दी, तो वो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट नंबर 10। तो डॉक्यूमेंट नंबर 11 है वो, सॉरी, तो डॉक्यूमेंट नंबर 11 भी हट गया। अब 12 में क्या बोल रहे, लेवल में क्या है, ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఏదైనా భూమి ఇంటి కేటాయింపు ధృవీ, सॉरी डॉक्यूमेंट नंबर 11 में क्या है बोले तो कोई अगर गवर्नमेंट आपको पट्टा दी, लैंड दी, जमीन दी, तो वो पट्टा सर्टिफिकेट बता सकते हैं आप। डॉक्यूमेंट नंबर 7 में आधार कार्ड, आधार कार्ड, लेकिन ये आधार कार्ड के रूल्स ऐसे है कि अगर आपको कमीशन बोल दिया कि ये आधार कार्ड सबमिट करना है बोल तो वैलिड रहता, नहीं तो वो इनवैलिड होता। तो ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में डिवाइड हुए 12 डॉक्यूमेंट हैं। 12 डॉक्यूमेंटों में 2 डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को है, 2 डॉक्यूमेंट जो है पढ़े लिखे लोगों को है, एक डॉक्यूमेंट जो है सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट में रहने वालों के लिए, और एक डॉक्यूमेंट जो है सो एनआरसी जो तेलंगाना में नहीं है, तो पूरे चले गए। अब बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास, बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है वो आपको मालूम है, वो जमाने का बर्थ सर्टिफिकेट। और रही बात और एक सर्टिफिकेट जो है पढ़े लिखे लोग जो भी है उनके पास मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो तेलंगाना में हैदराबाद में कितने लोग पढ़े लिखे, कितने लोग अनपढ़ है, कितने लोगों के पास सर्टिफिकेट है, कितने लोगों के पास पासपोर्ट है, ये आप लोग सब जानते। तो फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट के लिए मुतालबा किया गया था, लेकिन यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट रेशन कार्ड को बेस कर दिया गया, जिसको इलेक्शन कमीशन ने इनवैलिड साबित किया गया। लेकिन अगर अभी भी चांस है तेलंगाना गवर्नमेंट को वोटर लिस्ट में वोट्स बचाने के लिए तेलंगाना की आवाम के लिए परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट दिया जाए। सो ये है एसआर के ताल्लुक से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3 के डिटेल्स। देखते ही रहिए J24 न्यूज। अल्लाह हाफिज।